कल की कुछ क्वेरीज थी सर की, उसको आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। कल हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात की थी और हमने पता किया था कि कितने स्टेप्स में और किस प्रोसेस से हम लोग प्लानिंग कमीशन के तक पहुँचे थे। तो हमने उसकी पूरी जर्नी को देखा था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लान था विश्वेश्वरैया प्लान था एंड बॉम्बे प्लान था। देन उसके बाद में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग देखी, हमने देखा कि 5 ईयर प्लान्स का मॉडल कहाँ से लिया गया, वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। देन एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने बात की। देन ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, की पॉइंट्स देखे कि कौन सी फर्स्ट प्लान आया था, कब आया, 9 जुलाई 1951 में जो प्लान आया। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया उसको बनाने के लिए, उसको डिजॉल्व कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को। रीजन था नीति आयोग। अब हम आज का जो टॉपिक है हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन राइट नाउ अपने अस्तित्व में ही नहीं है, तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें एक जो डिफरेंसेस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अंदर, तो वो यहाँ पे उसमें एनडीसी का बहुत बड़ा रोल है, हम उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। हमारे कल के 5 ईयर प्लान की ये सारी हाईलाइट्स हैं। अचीवमेंट्स देखिए, फेलियर देखिए, प्लानिंग कमीशन। आज हम करते हैं प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट। देश में 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट करने के लिए जो पहला कमीशन बना वो था प्लानिंग कमीशन। उसका काम था कि 5 ईयर प्लान का जो भी ड्राफ्ट बनाना है वो यही बनाएगा। जितना भी ड्राफ्ट बनाना है उसको प्लान को बना करके एनडीसी के पास भेज दिया जाता था। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस प्लान एनडीसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके मेंबर हुआ करते थे और वो अपने एक सजेशन देते थे और उस सजेशन को एनडीसी उस सजेशन को सुनता था और उसको उनकी वहाँ पर डिस्कस किया जाता था कि इस सजेशन को आगे हमारे प्लान में इंक्लूड करें या नहीं करें। और अगर उनको लगता है इंक्लूड करना है तो प्लानिंग कमीशन को भेज दिया जाता था। वैसे वैसे वो प्रपोजल पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन के पास दे दिया जाता था और प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते थे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सीट ये बुक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इसका चेयरमैन बनेगा हमेशा के लिए। 1951 से ये कंटिन्यू रहा। तो उस वक्त देखा गया कि प्लानिंग कमीशन जो एनडीसी ने जो सजेशन दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट के सजेशंस को माना ही नहीं गया और प्लानिंग कमीशन ने अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाया, ठीक है। तो वो उसके फेलियर का एक सबसे बड़ा रीज़न रहा। बट हमारे यहाँ पे मैंने ब्रीफ में डाल रखा है कब ये बना था। 15 मार्च 1950 को बना। 13 अगस्त को 2014 को इसके ख़त्म कर दिया। इसको सस्पेंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी थी नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आगे पढ़ लेंगे हम। एक्स ऑफिसो चेयरमैन, यहाँ इसके जो चेयरमैन हैं वो फिक्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही ये चेयर करेंगे और वो अपनी तरफ से वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे और वाइस चेयरमैन जो इलेक्ट होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल पावर रखेगा। उसका जो पावर होगा कैबिनेट मिनिस्टर है उसके इक्वल और उसकी सीट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कौन बनेगा। मोस्टली इस पे अभी तक जितने बने उसमें ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ही इस पोस्ट पे आए हैं। यानी प्लानिंग कमीशन जो है वहाँ पर ज़्यादातर प्लानिंग मिनिस्टर जो होता है वही इस पोस्ट पे आया है। बट उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग आए और उनमें एक सबसे बड़ा नाम है, हाँ, और एक ये भी नाम है सर मनमोहन सिंह जी का जो इन पोस्ट पे आ चुके हैं प्लानिंग कमीशन। ऑफ कोर्स वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो लॉन्च हुआ था, यहाँ पे दे रखा है कि 1 अप्रैल 1951 को फर्स्ट प्लान आया। देन उसके बाद में टोटल कितने प्लान आए, 12 प्लान आए, जिसमें कुछ हॉलीडेज या एनुअल प्लान थे, तो 5 एनुअल प्लान थे 1966 से लेके 69 तक और 1990 से 92 तक। 1966 और 69 के दौरान जो हमारा गैप हुआ उसका रीज़न यही था कि हमारे इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, स्टेबिलिटी नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, डीवैल्यूशन था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इस वजह से उसको ब्रेक दिया गया और एनुअल प्लान बनाए गए। और 1992 में जो प्लान बना 90 और 92 के दौरान वो ब्रेक इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे हमारी कंट्री को एलपीजी मॉडल
लागू करना था और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से एनुअल प्लान आया। देन जो ये ब्रेक है 5 ईयर का जो एनुअल प्लान है उसको प्लान ब्रेक के नाम से जानते हैं, फेमस है ये प्लान ब्रेक के नाम से। रीजन मैंने दे रखे हैं जो मैंने अभी बोले हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इंडो पाक का, इसमें ये वर्किंग नहीं है कोई बात, यहाँ दे रखा है 1966 से 69 में क्या रीजन थे और 1992 में फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, इस वजह से ब्रेक दिया गया। मेन मोटिव क्या था इसको बनाने का, इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मेन मोटिव क्या था? तो इसको बनाने का मेन मोटिव था इंडिया को एक ऐसी इकोनॉमी बना दिया जाए जो अपने सारी नीड को खुद सेटिस्फाई कर सके, यानी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना हमारा मेन मोटो रहा। किस सेक्टर में? सारे के सारे सेक्टर में हम लोग इतने सफिशिएंट हो जाएं कि हमें इंपोर्ट ना कराना पड़े, इवन हम एक्सपोर्ट कर सकें और इससे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो सके। तो मेनली इनका मेन सोर्सेज यही था, ठीक है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सीट रिजर्व है, हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इसकी चेयर को होल्ड करेगा, इवन उसी के बेसिस पे प्लान्स बनते हैं। देन वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स इक्वल टू होता है, ऑफ कोर्स ये नॉमिनेटेड होता है प्राइम मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर्स की व्यूज़ उनके राय जरूर ली जाती है, बट पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर ही बनाता है, नॉमिनेट वही करेगा और वो इक्वल राइट्स रखेगा कैबिनेट मिनिस्टर के। देन एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं, इसके अंदर कुछ मेंबर्स जो थे ये 2 परमानेंट मेंबर्स कह सकते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, बाकी ये पार्ट टाइम थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, आईटी सेक्टर का मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर हो सकता है, एचआरडी मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर प्लानिंग, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट्स के प्लानिंग मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो जाते थे, एनडीसी की मीटिंग में जाते थे, अपनी बात कहते थे और ख़त्म। ये फुल टाइम नहीं थे, पार्ट टाइम थे। तो यहाँ पे फुल टाइम कुछ मेंबर्स को रखा गया था जो एक्सपर्ट थे वेरियस फील्ड से, मोस्टली वो इकोनॉमिक्स से, इंडस्ट्री से, साइंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये फुल टाइम एक्सपर्ट इनमें रखे गए थे, मेंबर्स थे। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग बना क्योंकि प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो हमने सीधा स्टार्ट कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया। इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही है, यानी ये चेयर जो होल्ड की गई है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए है। अभी जो इसके वाइस चेयरमैन है सुमन बेरे है, अभी आज की डेट में, और चेंज होते रहता है। इसका जो विजन था टॉप डाउन मॉडल विजन था। अब इस मॉडल पे बात करते हैं। टॉप डाउन मॉडल विजन क्या था? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो था प्लानिंग कमीशन का और बनाने का, नरेंद्र मोदी को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी उनको। वो कहते थे कि हमारे स्टेट को ऐसे प्लान की रिक्वायरमेंट है जो हमारे इस स्टेट की इस नीड को पूरा करे। बट होता ये था जब वो एनडीसी में जाकर के अपनी एज ए सीएम अपनी बात कहते थे, एनडीसी उनके प्रपोजल को लेता था और वो प्लानिंग कमीशन को ड्राफ्ट को भेज देता था। प्लानिंग कमीशन में वो ड्राफ्ट को यूज करना मैंडेटरी नहीं होता था। तो प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे, जो वो समझते थे कि पूरे देश की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाते थे और भारत के 5 ईयर प्लान उसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो गए। तो स्टेट का जो रोल है वो खत्म हो गया और ये चीज़ नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा अपने मुख्यमंत्री काल में लगी कि उन्होंने ये बोला, एक बार कहा भी था जब ये नीति आयोग बना था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला भी था कि मैंने ये चीज़ बार बार कि मेरे स्टेट को जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग प्लान्स नहीं आते थे। हर स्टेट की अपनी एक नीड होती है और 5 ईयर प्लान उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए। आप हमारे पे सेंटर में बैठ करके पॉलिसी बनाकर आप हम पे थोप नहीं सकते कि आपको ये पॉलिसी यूज करनी ही करनी है। और यही किया गया था 1951 से लेके अभी तक। फिर प्लानिंग कमीशन केवल प्लान्स बनाता था, पैसे सर्कुलेट करता था और कहता था कि आपको हमारे प्लान्स को मानना होगा, अदरवाइज आपके फंड रोक दिए जाएंगे। ठीक है, ये डिसएडवांटेज था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के
प्रेशर में आकर के स्टेट गवर्नमेंट को वो प्लान अपने यहाँ एग्जीक्यूट करने पड़ते थे और उनकी जो रियल नीड के प्लान है उन्हें वो डिनाई करने पड़ते थे या अपने फंड से करने पड़ते थे। और आपको पता ही है सारा फंड अपने पास रहता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे भी खाली है, ठीक है ना। और कुछ हमारी स्टेट हैं वो रिच हैं, उनको कोई प्लान्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। राजस्थान जैसा तो ड्राई स्टेट है तो उसमें तो अपने प्लान अलग ही चलते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि प्लान्स उसके अकॉर्डिंग नहीं बने, उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान रखा, बट इस पे ये क्वेश्चन बोला गया कि नहीं आप स्टेट को ही इतना पावर क्यों नहीं देते। और ये केवल एक पहला ये पॉइंट था जहाँ पे नीति आयोग की अस्तित्व लाइफ में आया कि स्टेट को भी उतना ही इक्वल राइट्स मिले जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के सीएम को उतना ही समझा जाए, उतना ही सुना जाए, प्लान्स बनाते वक्त उतना ही ध्यान रखा जाए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का ध्यान रखा जाता है। तो ये इसी को उन्होंने बोला टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक का मॉडल होता है, ठीक है। अब इस प्लान को बनाते वक्त उन्होंने रोड मैप बनाया और ये रोड मैप बना 3 सेक्शन में बांटा। 15 साल के लिए उन्होंने बनाया और 15 साल को उन्होंने प्लान को बोला रोड मैप है ये हमारा, अगले 15 साल तक हम इस तरीके से डेवलप करेंगे, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इस वे में होगा अगले 15 ईयर तक। हर 7 ईयर के बाद में जो हमने रोड मैप बनाया है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग विजन, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान लिए जाएंगे। यानी हम अपने विजन्स बनाएंगे 7 ईयर के लिए। हमने जैसे ही 7 ईयर कंप्लीट कर दिया हम इवोल्यूशन करेंगे कि हमें 7 साल तक ये करना था जो हमने अचीव किया या नहीं किया, और अगर अचीव नहीं किया तो रीजन क्या थे और रीजन है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो बचे हुए 7 ईयर में जो हमारे फाइनल गोल्स हैं हम उसे अचीव कर सकें। तो इन्होंने 7 ईयर के जो प्लान्स है उसको विजन, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान बोला और इसको भी 3 साल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने उनको बोला 3 ईयर एक्शन एजेंडा, यानी जो 7 ईयर में करेंगे उससे पहले 3 साल में हम जो करेंगे उसको एक्शन के अकॉर्डिंग होगा, उसका इवोल्यूशन होगा और उसके बाद में हमारे 7 ईयर का मतलब हमें पता चल जाएगा हम अप्रॉक्स मिड में आ चुके हैं। जब 3 साल खत्म होंगे अगले 4 साल बचे तो उस 1 साल के दौरान एनालिसिस हो जाएगा कि हम अपने गोल से कितना पीछे रह गए और हमें अब कौन से स्टेप उठाने हैं जिससे हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच सके। तो ये एक विजन था उनका बनाने का और यहाँ से नीति आयोग एक अलग फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। देन आता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या है नीति आयोग। नीति आयोग वर्ड जो है वो संस्कृत के नीति वर्ड से लिया गया है। संस्कृत में नीति का मतलब क्या होता है, एक्चुअली पॉलिसी तो सिर्फ वो नीति, यहाँ पे वो नीति नहीं है, संस्कृत का नीति वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है मॉरलिटी, बिहेवियर एंड गाइडेंस एक्सेट्रा। आपका खुद का मॉरल ड्यूटीज़ है आपकी कंट्री के लिए। जब आप एज अ मिनिस्टर इलेक्ट होते हो जनरल पब्लिक के, तो पब्लिक आपको सोच समझ के वोट देती है और वो ये चाहती है कि हाँ आप जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो नेचर गिफ्टेड चीज़ें हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैं अभी बात करूंगी डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, उसके आप इस तरीके से यूज करो कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो और हम नेशनल इनकम इंक्रीज कर सकें। तो नीति जो वर्ड है वो संस्कृत का है और उसका मीनिंग देखा गया मॉरलिटी, बिहेवियर एंड गाइडेंस एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इसका मतलब पॉलिसी से है और नीति आयोग जो है वो स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये विजन है जो हमारी 2014 में मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा भारत बदल रहा है, भारत अब भारत नहीं रहा है, इंडिया हो गया है और इंडिया हर सेक्टर में हो गया। पहले इंडिया का मतलब होता था मेट्रो सिटीज़, अगर इंडिया में डेवलपमेंट है तो मेट्रो सिटीज़ में बहुत डेवलपमेंट था और गांव तो वो पूरे पिछड़े हुए थे, ठीक है ना। तो भारत 2 भागों में बटा हुआ था हमारा जो इंडिया था, एक तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक भारत को जो गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत बदल रहा है और हम बदलने के उस दौर में चल रहे हैं, तो हमें एक नए इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है और नीति आयोग का उन्होंने फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसलिए इंक्लूड किया, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद में एक ऐसे अब नीड आती है कि क्यों इसकी नीड की गई, तो इसमें आया पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी प्रीरियर इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बूस्ट कर सके, जो हमारी रियल नीड को फाइंड आउट कर सके और बूस्ट कर सके। और हमारा जो एम है
स्ट्रॉन्ग स्टेट प्रोवाइड करना, यानी हमारे स्टेट्स को भी उतना ही फोकस दिया जाए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, और हर स्टेट की बेसिक नीड को ध्यान दी जाए ताकि वो और स्ट्रांगली मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जब होगा तो हमारी ही कंट्री डायनेमिक रूप से चेंज होगी और हमारी कंट्री एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट होगी। आप इंडिया में देखो, महाराष्ट्र और गुजरात तो रिच प्लेस है, राजस्थान बिल्कुल ड्राई प्लेस, और अगर आप उड़ीसा, बांग्लादेश चले जाओ या फिर मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, पूरा बिहार चले जाओ, ऑफ कोर्स, तो मतलब वो पूरे पिछड़े में। जबकि बिहार तो अपने वक्त में बहुत बड़ा था, नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं की थी जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, और वही आज पीछे है। तो ये चीज़ें हैं कि यूपी बिहार इतना पीछे हो गया और कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, और बाकी स्टेट पीछे, और उनके पिछड़ेपन के करप्शन भी वहीं पे सबसे ज़्यादा है सर, करप्शन भी वहीं पे सबसे ज़्यादा है। करप्शन एक ऐसा कीड़ा है जो आपको बढ़ने नहीं देता। सर गुजरात के लुटेरे नहीं है, गुजरात के बिजनेस करके लूटते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैंने गांव एरिया देखा नहीं तो मुझे नहीं पता। नहीं सर, गुजरात का तो काफ़ी अच्छा स्टेट है। अच्छा, गैप ज़्यादा है, पर सर गुजरात में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आई है, उस कारण से कुछ सेक्टर जो अब आपने रूरल एरिया विजिट किया होगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अहमदाबाद गई हूँ सर, तो मैंने अहमदाबाद का भी मेन एरिया देखा, तो मेरे लिए तो गुजरात डेवलप है। ठीक है, चीज़ें करने का मेन एम था कि इंडिया को एक एमर्जिंग कंट्री की तरह वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया जाए और मेजर इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड की हम लोग बन सकें। और वैसे भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया, और अभी यूके को पीछे छोड़ करके 5वें नंबर पे आ चुके हैं हमारी इकोनॉमी। पेपर वर्क में तो आ चुकी है, अब कितना डेवलपमेंट हुआ ये पता नहीं। ठीक है, अब हाँ, बांग्लादेश और भूटान के तो और भी अच्छे हैं सर। सर अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, नीति आयोग के बाद में जब नीति आयोग बनाया गया तो सोचा गया कि इसको 2 हब्स में डिवाइड किया जाए। 2 हब्स यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इवन इस 2 बड़े पार्ट, एक को रखा गया टीम इंडिया हब और दूसरे को नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा गया। टीम इंडिया हब में कौन कौन लोग रहे? टीम इंडिया हब के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को इंक्लूड किया गया, और उनकी बात के बेसिस पे आगे प्लान बनाने को, इसीलिए टीम इंडिया में उन्होंने कहा कि हम स्टेट को भी इक्वल राइट दे रहे हैं, इक्वल स्टेज दे रहे हैं, और तो उनके सारे सीएम आएंगे, मीटिंग्स होगी, तब उनके बाद में ड्राफ्ट तैयार होगा। आते थे हाँ, बट उसको नहीं सर होता था, बट ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रखा गया था कि हमारी बात को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो एनडीसी में जाते थे। सर तो वो तो सर चिल्लाएंगे, वो तो अब वो जिस स्टेट को मिल गया, अब जैसे राजस्थान में जोधपुर को मिल गया तो बाकी डिस्ट्रिक्ट चिल्लाएगी। ऑफ कोर्स वो बायसनेस तो होती है। ठीक है, सीएम अगर जोधपुर से रिप्रेजेंट कर रहा है तो होगा, अगर कोई दूसरा आएगा बाहर से के अंदर सीएम्स को रखा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखा गया। एंड दूसरे हब बनाया गया नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जिसमें ये बोला गया कि हम हमारा फोकस करेंगे स्किल इंडिया की तरफ, स्किल्स को बढ़ाएंगे, और हमारी मेन प्रोजेक्ट होगा लोगों की नॉलेज को बढ़ाना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देना, जिसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स वगैरह ये सब चीज़ें इसी की देन है। टीम इंडिया के अंदर जैसे मैंने बोला है, इसके अंदर इंडियन स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट आए। नॉलेज एंड इनोवेशन बिल्ड अप इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन की बिल्डअप करेंगे जो थिंक टैंक की तरह काम करेंगे, यानी हमारे बारे में, हमारी देश को कहाँ ले जाना है इनोवेशन में, तो वो सारी चीज़ें के लिए थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। कंपोजिशन ऑफ
ऑन नीति आयोग, ठीक है। इसमें नरेंद्र मोदी ने जो थी थर्सडे को अनाउंस किया, डेट लिखी है 65 ईयर पुरानी जो संस्था थी प्लानिंग कमीशन, उसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया। और उन्होंने कहा कि इस आयोग को बनाने का मेरा केवल और केवल एक विज़न है कि मैं एक ग्रेटर पार्टिसिपेशन स्टेज दे रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिसी मेकिंग में। उनका कहने का सिर्फ एक ही मतलब था, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट अपना दिया था और मैंने जानबूझ करके इस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को रहे कि हाँ ये है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट के मेरा मेन फोकस जो पूछा गया है प्लानिंग कमीशन क्यों ख़त्म कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ग्रेटर पार्टिसिपेशन स्टेज दे रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में अपना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छे से रोल प्ले कर सके। देन इसी चीज़ को उन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ चली गई थी, समाजवाद की तरफ चली गई थी। 1951 में हमने जो विज़न रखा था, नेहरू जी का जो विज़न था वो ये था कि देश के अंदर 5 ईयर प्लान हो और प्राइवेट सेक्टर को भी, आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास में कंट्रोल था। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस लेना इंडिया में बहुत बड़ा काम होता था। जो लाइसेंस राज जिसने ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे दे दिया और करप्शन जिसने बहुत बढ़ाया, जिसको 91 के अंदर सबसे पहले लाइसेंस राज खत्म किया गया कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। कुछ इंडस्ट्रीज रखी गई जहाँ पे आज भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है, बाकी की हटा दी कि आप अपना आप करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। फेरा एक्ट को ख़त्म कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था कि आप बाहर से 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता, उसको कर दिया। उसकी जगह फेमा एक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि आप आइए हम आपके पैसे को सिर्फ मैनेज करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ थी जिसके कारण सोशलिज्म हमारा ख़त्म हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए थे। हमने देश को चलाने में हमारी कंट्री को हमारे नेता नहीं चला सकते। उन्होंने कहा नेता का जो काम है, हमारी पॉलिटिक्स का जो काम है वो देश की सिक्योरिटी का है, देश की सिक्योरिटी है, देश को अच्छे से रन कराना है। बिजनेस करने का काम केवल प्राइवेट सेक्टर का है। तो उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए सारा सेक्टर खोला और उसको उन्होंने नाम दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सबको साथ में लेकर के हम काम करें। ठीक है क्या सर? सर वो 91 में हमने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोला था। नहीं, ऐसा नहीं खुला सर, अभी भी काफ़ी सेक्टर जो है वो क्लोज है, काफ़ी सेक्टर क्लोज है सर। वो सेक्टर क्लोज करने का बहुत रीज़न है। आप उसको सर 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट को 100% मार्केट के बेसिस पे ओपन कर दिया गया, यानी आप आराम से पैसा लाइए और ले जाइए, बट कैपिटल के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में और हमारी रिसेशन का असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट बनाती है पूरे वर्ल्ड। हाँ सर, हाँ सर, ओके, हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले से, ये तो बहुत पहले से। और उस फंड के अंदर इसको समावेश नहीं किया, केवल और केवल इसलिए कि होने वाले खर्चे का अंकुश ना। सर ये तो उनकी पॉलिसी है। जब उन्होंने तो एक ही चीज़ बोली थी कि मैं ये चाहता हूँ कि ये कोविड फंड सिर्फ कोविड के लिए यूज में किया जाए। पहले जितने भी पीएम हाँ, जब भी होता था, चाहे वो अकाल हो या कोई वो सारे पीएम केयर फंड में बैलेंस शीट डिस्क्लोज की जाती थी पूरे कंट्री। हाँ, उसके बाद तो अभी जो कोरोना के दौरान हुआ उसके तो डिस्क्लोज हुई। सर ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का रूल्स है। नीति आयोग का चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ के नाम से जाने जाएंगे, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अंडर 3 लोग होंगे, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, मैक्सिमम 2 सेलेक्टेड फ्रॉम रिलीवेंट इंस्टीट्यूशंस। कहीं से उनकी जो उन्होंने लगा रखी है, वक्त के साथ ये बदलती रहेगी, वहाँ से पार्ट टाइम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो मैक्सिमम 4 होंगे, और ये काउंसिल सेलेक्टेड फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो पीएम ऐसे 4 लोगों को इंक्लूड करेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर था।
अब जो स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारे नीति आयोग का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में है। गवर्निंग काउंसिल्स, जिसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे ऑफ यूनियन टेरिटरीज के। रीजनल काउंसिल्स के अंदर चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ रीजनल, एक्चुअली इसमें क्या आएगा, रीजनल में आएंगे तो ये लोग ही, इसको बता देती हूँ। रीजनल काउंसिल्स के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके एक स्टेट से ज़्यादा दूसरे स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है, लाइक पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है इंडिया, राजस्थान का पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। तो कुछ ऐसे स्टेट्स जो हैं जिनकी डिस्प्यूट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको एक अलग स्टेज दे दिया और उसी के लिए काउंसिल बनाई गई, या 2 या मोर स्टेट्स के सीएम्स हैं, वो बैठेंगे सारे सीएम्स और उस पर डिसीजन देंगे कैसे इसको सेटल डाउन करना है और ये कैसे हम प्लान बनाए जाकि ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो। ये एक उन्होंने अपना बनाया रीजनल काउंसिल्स के नाम से। स्पेशल इन्वाइटीज बुलाया जाएगा, ये एक अलग पॉइंट था जो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं थे। इसमें एक एरिया है जो ज़्यादा वाइडर कर दिया। एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट है, प्रैक्टिशनर फ्रॉम डोमेन नॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी होंगे। तो जब आप लोगों को ये आए कॉल तो ज़रूर जाइएगा और अपनी बात याद तक रखिएगा कि सर आपने ये किया, पहले तो ये सही कर दो, ठीक है। तो ये ज़रूर आएगा सर, वो अगर आप लोगों तक उनकी नॉलेज से उनको मीट कर दिया, क्या पता इनविटेशन कभी भी आ सकता है। वो मैंने तो यही कहा ना, मानते तो नहीं है ना। ग्वालियर में मैं गया था ऐसी मीटिंग और उसमें एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर थे वो थे और वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात चली। मैंने एक सलाह दी, मैंने ये कहा कि आप जो कह रहे हो नेशनल बैंक को भी आप वापस प्राइवेटाइजेशन, अगर ऐसा हो जाता है तो पहले जो महाजन थे उनसे लोग कर्ज लेते थे और उस कर्ज में वो एक साइकिल की तरह चलता रहता, उनका परिवार पूरा आने वाले खानदान में चुका नहीं पाता, वो तो हमेशा के लिए उसका गुलाम हो गया। तो आप तो वापस उधर ला रहे हो, ये तो गलत है। तो उन्होंने क्या कहा, ये हमारी पॉलिसी का एक नाम लेकर बस उनको स्पष्ट है ना, क्योंकि उनको उनके विजन। सर एडवाइस मानना कोई कंपलसरी थोड़ी ना है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो उनका विजन था, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, यही ताकि हमारी जब डेवलपमेंट की पॉलिसीज बने, प्रायोरिटीज सेट हो, हमारे सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज बने, हम कोई स्ट्रेटजी बनाए तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हम ज़्यादा एक्टिव कर सकें। पहला पॉइंट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो पॉइंट है जो मैंने बता दिया, ये वापस इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव में आया। क्रेडिट प्लान्स एट द विलेज लेवल तक, यानी एक ऐसे प्लान बनाए जाए कि हम गाँव तक ऐसा पहुँचा सकें, क्रेडिट बेसिस, यानी उधार पैसा गांव तक पहुँचे। हमको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है जो गांव तक पैसा पहुंचा जाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया नहीं है, हमारे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स बने हैं, आरआरबीज बने हैं, रीजनल रूरल बैंक्स बने इसी के लिए लेते, पर फिर भी वो गरीब लोगों तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहा है। तो विलेज एरिया में क्रेडिट प्लान्स आराम से पहुँचे, इसके लिए अब नया मैकेनिज्म, अब ये जब आएगा तब बात करेंगे इसके ऊपर। देन आएगा वीकर सेक्शन जो है उसको स्पेशल अटेंशन दिया जाए। इन्होंने बोला हमारे जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनको, हम जो गरीब हैं, बीपीएल है, हम उनको कैसे डेवलपमेंट की रेस में खड़ा कर सके, हम उनके लिए क्या प्लान बनाएं, तो हमारा नीति आयोग उनके ऊपर भी काम करेगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड करेगा। उनको कुछ ऐसा, जैसा अभी चल ही रहा है कि फीमेल्स को है ना सिलाई मशीन का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, आपको पता है, स्किल्स डेवलप करें ताकि वो अपनी डेली रूटीन के काम कर सके। तो ये इनका एक विजन है जो इन्होंने किया है। देन लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो हम एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करें जो 5 ईयर की नहीं हो, एक लंबे टाइम के लिए, और देश को एक जो हमने सोच रखी है हम उस तक लेके जा सके। जो मोदी जी सब जगह कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसी तरफ उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म की विजन को लेके चलना है। देन एनकरेज करे पार्टनरशिप बिटवीन स्टेक होल्डर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। मतलब
हमारे यहाँ पे जो नेशनल और इंटरनेशनल लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उन्हें पता है कि कैसे किस तरीके से किसी कंट्री को डेवलप किया जाए, तो वो थिंक टैंक हम ऐसा एनकरेज करें, उनके पार्टिसिपेशन हमारी पॉलिसीज़ में एनकरेजमेंट डालें, एजुकेशन पॉलिसी हमारी ऐसी बनाए जिससे हम लोग बेरोज़गार क्रिएट नहीं करें, हम लोग एम्प्लॉयड पर्सन को क्रिएट करें। अब ये पॉलिसी कब चेंज होगी ये तो पता नहीं, पर फिलहाल तो यही पॉलिसी है। देन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऐसे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो जो लगातार रिसर्च करें, नए नए इनोवेशन को प्रमोट करें, इनके इंस्टीट्यूशंस के। देन उनके बाद में क्रिएट करें नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम। हमारे यहाँ पर नॉलेज को बढ़ाने का काम हो, हमारे यहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे लोग, नए नए बिजनेसमैन क्रिएट हो, स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए। स्टार्टअप जो प्रोसेस है इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में हो रहा है, फेलियर भी सबसे ज़्यादा है पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और सबसे ज़्यादा बिलियनियर भी इन्होंने स्टार्टअप ने क्रिएट किए। बायजूस हो गया, आप देख लो, फ्लिपकार्ट हो गया, उबेर हो गया, ये सब यहीं के हैं जो जिन्होंने बहुत कमाए। ओला हो गया, ओला, मतलब ये चीज़ें, ठीक है। देन इसके बाद मॉनिटर किया जाए, जो पॉलिसीज हमने बनाई है उसको मॉनिटर करें, उसको इवेल्युएट करें जो हमने प्रोग्राम बनाया। ये ड्रॉबैक था पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जो प्लानिंग कमीशन बनाता था वो मॉनिटर उतने अच्छे प्लानिंग बना दी, उसके बाद में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो नहीं, अगले प्लान पे फिर उससे कि हमने ये अचीव किया, इतना रह गया, अब अगला प्लान उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो मॉनिटर नहीं कर रहा था, इवेलुएट नहीं कर रहा था, ये एक रीज़न था। और हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में रखे जो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स थे। देन उसके बाद में नीति आयोग के मेन जो 4 फंक्शंस हैं वो ये हैं। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो हमारे विज़न को सेट करते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, हम सबको सहयोग लेके करें, हम जो ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें सारे स्टेट्स की बात को रखा जाए। देन उसके बाद मॉनिटरिंग करें, जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ताकि जो हमने बेंचमार्क रखे हैं उसको अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम अचीव कर पाएँ। थिंक टैंक क्रिएट किया जाए, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये इनके मेन 4 फंक्शंस थे जिसको इस चार्ट फॉर्मेट में भी बताया गया है। यही चीज़ इसको चार्ट फॉर्मेट में बताया गया है। देन मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्लान्स जो है 5 ईयर विजन के जो 3 पार्ट्स में है, 15 ईयर विजन्स है, 7 ईयर स्ट्रेटजी है और 3 ईयर एक्शन प्लान्स हैं। अब आता है 3 ईयर एक्शन प्लान, बन चुका है, 15 साल का भी बन गया है, ठीक है, 15 साल का, बट अभी 3 साल का मेरे पास अवेलेबल है जो मैंने इसके अंदर आया। 2017 को जैसे ही आया, 17 में जैसे ही 14 ईयर प्लान था वो 12th प्लान था वो ख़त्म हुआ, उसी के साथ ये नया 3 ईयर एक्शन प्लान आ गया और ये 17-18 से लेकर 19-20 तक था। ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था गवर्नमेंट ने और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बोला था अगले 3 साल के लिए हमारे ये विज़न होंगे और उसमें उन्होंने इन्हीं चीज़ों को फोकस किया जो बात की गई थी, थिंक टैंक के बारे में, नॉलेज हब, स्किल्स वगैरह, ठीक है, सारी पॉलिसीज़। और ये शॉर्ट टर्म प्लान था। अब ये क्यों इसके बारे में रिपोर्ट नहीं आई कि बीच में आ गया कोविड, और कोविड के कारण अगला वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये भी पूरे ढंग से एग्जीक्यूटर का इसका डिसीजन नहीं आया, गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं डाली, नीति आयोग के ऊपर कोई भी साइट पे कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैंने आगे कुछ डाला नहीं है। अब आता है मेन 7 पिलर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीति आयोग के 7 पिलर्स। 7 पिलर्स उन्होंने रखे, क्या बोला उन्होंने, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के बारे में। उन्होंने बोला कि हमें अगर अपनी गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिवली काम करवाना है तो हमें इन 7 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। पहला होगा प्रो पीपल, यानी कि हम ऐसे लोगों को मोटिवेट करें या सोसाइटी में हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें जो हमारे गोल को अचीव कर सके एज ए इंडिविजुअल, यानी लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करें, उसको उनको मुख्य धारा में लाएं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें और हमारे लोगों को मोटिवेट कर सके, ये ऐसी पॉलिसी उन्होंने ला ली। प्रो एक्टिविटी, उन्होंने कहा कि इसके लिए सिटीजन को एंटिसिपेट करेंगे और रेस्पॉन्स करेंगे ताकि वो अच्छे से ज़्यादा एक्टिविटीज़, यानी हम ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा।
हमारे प्लान्स में अब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। हम ऐसे ही तरीके से प्लान बनाएंगे ताकि लोग खुद आगे आकर के काम करें। एक्टिविटीज़ उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। फिर आएगा एम्पावरमेंट। ऑफ कोर्स वुमेन के लिए इन्होंने एस्पेक्ट रखा है कि इंडिया के अंदर वुमेन्स कंडीशंस पुअर है, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उनको एम्पावर किया जाए। देन इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन ऑफ ऑल में उन्होंने डाला SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, गरीब, गांव, किसान, सबको उन्होंने डाल दिया। और उनमें उन्होंने सबका इसके साथ कनेक्शन हो, ये इनके विजन में था। इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यूथ है जो हमारे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, ये उनके विजन में था। ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम किया जाए वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो। हमारी जो गवर्नेंस है वो रेस्पॉन्सिव बने, यानी रेस्पॉन्सिबल बने, जो उनके काम उनको भी बनाए गए हैं, जो उनके काम दिए गए हैं। मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव इनके 7 पिलर्स के अंदर है। ये बेसिक 7 पिलर्स पे ही इंडिया काम कर रहा है। नीति आयोग अब ये कितना काम कर रहा है तो ये तो 15 साल बाद पता चलेगा। हाँ सर, यहाँ पे कुछ इक्वलिटी का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन सर गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और आपको ये पता है कि जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट करती है, वो गवर्नमेंट को नहीं करती, तो वो रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं करती। वो यही कह रही है कि स्किल्स डेवलप किया जाए। आप हर एक व्यक्ति को स्किल्स दे दो ताकि वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ सर, हाँ सर, नहीं तो वो उन्होंने इंक्लूजन में डाल दिया, वो उनको इंक्लूजन में डाल दिया सर। वो जो चीज़ है ना, इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो उन्होंने इंक्लूजन में डाला। उसमें इन्होंने डाल दिया कि SC को, ST को, OBC को, माइनॉरिटी सब, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो इन्होंने इक्वलिटी में नहीं डाला है। और एंड ऑफ द डे इक्वलिटी है कि सबको बराबर ही है, सबको सपोर्ट करें। इक्विटी, सर ये तो बनाने वाले जानते हैं जो है। अकॉर्डिंग अपॉइंटेड होता है नीति आयोग में, अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम टू टाइम होता है। और प्लानिंग कमीशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। फुल टाइम मेंबर इसमें बहुत कम है। और इसके अंदर लास्ट कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर रखे गए थे, जो 2017 में 15 में अबॉलिश हुआ प्लानिंग कमीशन उस वक्त। देन फेडरलिज्म के ऊपर था, ये सोशलिज्म के मॉडल के ऊपर था। ये इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। कुछ और डिफरेंसेस हैं जो मैंने डाले हैं यहाँ पे। मोर एंड लेस इतना ही है। गवर्नर काउंसिल और NDC के बारे में बताया, पार्ट टाइम मेंबर के बताया। इसमें 10 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, जिसके प्लानिंग मिनिस्टर्स के साथ में आता था। इसमें मैक्सिमम 4 एक्स ऑफिसर मेंबर्स ही हैं। CEO का एक नया पोस्ट है जो इसके अंदर आया। स्पेशल इन्वाइटीज़, मैंने इसको इसीलिए इंक्लूड किया कि स्पेशल इन्वाइटीज़ प्लानिंग कमीशन में नहीं थी। यहाँ पे स्पेशल इन्वाइटीज़ है जो नॉमिनेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके विजन अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं स्पेशल इन्वाइटीज में। ये इसीलिए ओपन किया गया। अगर आपके पास विजन है और आप देश के लिए सोच सकते हैं और आपके विजन बहुत स्ट्रांग है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा उन लोगों को आगे आना चाहिए और हमारी प्लानिंग कमेटी में मेंबर को, क्योंकि सब एजुकेटेड होते हैं पर कोई अपने फील्ड में बहुत स्पेशल होता है, ज़रूरी नहीं है उसके पास क्वालिफिकेशन हो, तो नॉमिनेट किया जाए, उनकी बात को भी सुना जाए, क्योंकि वो थिंक टैंक है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए थिंक टैंक कॉन्सेप्ट ही इसी के लिए आया। बस इसी के साथ ये स्लाइड ख़त्म। थैंक यू सर। सर अब कल सर अभी कुछ नहीं चल रहा है। नहीं सर, वो पार्ट टाइम मेंबर्स अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वो अपॉइंट करते रहते हैं। अभी कोई नहीं है, मेरे को नहीं पता सर इसके बारे में, अभी फिलहाल नहीं पता, तो मैं अपडेट सर आप सीधा सा क्वेश्चन पूछिए कि नीति आयोग के मेंबर बनने के
क्या करते हैं? नीति आयोग सर उस वो बता देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। रास्ता तो मुझे पता है। हो जाएगा और वो तो अभी अपने लिए तो ऑप्शन बंद हो गया, बट आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो, तो उनको बोलिए आईईएस नहीं, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा, आपको नीति आयोग के जो प्लानिंग कम मुझे पता है। बताइए सर, फिर मेरे को भी अपडेट करिए। आप ऑर्गेनाइजेशनल व्यू से जुड़े, ठीक है, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशनल व्यू में अगर आपका जो भी व्यू पसंद आ जाता है तो आप मेंबर बन सकते हैं, गारंटी उसके लिए ट्वीट करने की जरूरत नहीं जरूरत। नहीं। ऑर्गेनाइजेशन क्या बताया आपने? ऑर्गेनाइजेशन अब ये चीजें तो आप समझने की होती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये है वो अभी है। आप बोले सरकारी आदमी तो कह नहीं सकता। इसीलिए तो वो ट्वीट, मैंने कहा सरकारी आदमी ट्वीट नहीं